बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर ऑब्वियसली कास्ड बाय बैक्टीरिया। क्या इटियोलॉजी हो सकती है? बैक्टीरिया स्टेफोरियस, याद रखना पड़ेगा बेटा। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ग्राम नेगेटिव में गोनोकोकस हो गया, नेजेरिया गनोरिया यानी कि मॉक्सरेला, सूडोमोनास एरोजिनोसा, क्लिप्शिला और प्रोटियस, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। स्टेफोरियस, दोबारा बोलो, स्ट्रेप्टोनिमोनिया, गोनोकोकस, मॉक्सरेला, सूडोमोनास एरोजिनोसा, क्लिप्शिला और प्रोटियस। अच्छा, अब अल्सर जो बनता है ना कॉर्निया के अंदर बेटा बैक्टीरिया की वजह से, वो 4 स्टेजेस में बनता है, ठीक है। 4 स्टेजेस में बनता है। एक होती है इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज। इस इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या होता है, देखो, बैक्टीरिया एंटर करता है आपके कॉर्निया में, ठीक है। एपिथेलियम को इंजर, देखो, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आएगा कॉर्निया में, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, एपिथेलियम टूटेगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, वो अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे एपिथेलियम में, स्ट्रोमा में। जब इतनी इन्फ्लेमेशन चल रही है कॉर्निया के अंदर, आपको क्या लगता है कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी वैसे ही मेंटेन रहेगी? नहीं, कॉर्निया उसके अंदर ओपेसिटी आ जाएगी, एक छापा सा पड़ जाएगा येलो वाइट कलर का, ठीक है, इस तरीके से। राइट बेटा, व्हाट हैपेंस इन द इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज? इट्स रियली सिंपल। द बैक्टीरिया गेट्स इनटू द कॉर्निया, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स, इन्फ्लेमेटरी सेल अंदर आते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आते हैं और ओपेसिटी बन जाती है कॉर्निया के अंदर। जाहिर बात, इन्फ्लेमेशन के बाद वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर तो नहीं रहेगा, उसमें ओपेसिटी आ जाएगी येलो वाइट कलर की, और साथ में एडिमा होगा। आफ्टर द इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज कम्स द एक्टिव स्टेज। Comes what stage? Active stage. Now what happens in the active stage? There is the necrosis and the sloughing of the epithelium. Necrosis and sloughing of the epithelium. इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ बेटा, आपकी जो इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज थी उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, राइट। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, सेल्स की नेक्रोसिस हुई, और उसके बाद जब एक्टिव स्टेज आती है तो वो जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है वो सिल्फ ऑफ होता है, वो जड़ने लगता है, गिरने लगता है, जिसकी वजह से कॉर्निया में एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, अल्सर प्रोड्यूस होता है, और उसके सराउंडिंग में इन्फिल्ट्रेशन और एडिमा होती है। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी बेटा कि अगर ये कॉर्निया है, ठीक है, यह आपकी कॉर्निया है, सबसे पहली स्टेज इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज। इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या हुआ, बैक्टीरिया आया, साथ में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, तो आपके ल्यूकोसाइट्स पे एंटर हुए, और ये जो पूरा एरिया था वो डैमेज हो गया। ये जो डैमेज एरिया है, नेक्रोटिक एरिया है, वो स्लफ ऑफ हो जाएगा। स्लफ ऑफ हो जाएगा, दूसरी स्टेज आएगी एक्टिव स्टेज। एरिया पूरा स्लफ ऑफ हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पूरा अल्सर बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, एपिथेलियल डिफेक्ट बन जाएगा, इसको अल्सर कहते हैं। सराउंडिंग एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होगी और स्ट्रोमल एडिमा होगी उसके आसपास, अल्सर के अराउंड। एंड दिस अल्सर अपीयर्स एज या ग्रे वाइट स्वॉलन कॉर्निया, ग्रे वाइट स्वॉलन कॉर्निया। अब इसके अंदर ये पिक्चर देखें आप, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द एक्टिव अल्सर, कैन यू सी, दिस इज़ द अल्सर, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये ग्रे वाइट कलर का एक पूरा अल्सर दिख रहा है, या दिस इज़ द एक्टिव स्टेज शोइंग द epithelial ulcer. Now let me tell you that the appearance is the grayish white, okay, and one important thing is the reactive hyperemia at number 2. तो अब इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, एक पोर्शन तो मैंने आपको ये बताया, ये वाला पोर्शन जिसमें मैंने बताया कि अल्सर बना कैसे। अल्सर कैसे बना, जो नेक्रोटिक टिश्यू था वो स्लफ ऑफ हो गया, उसके झड़ने की वजह से, निकलने की वजह से एक अल्सर बन गया। पहली पॉइंट आपको मैंने ये समझाई। उसके बाद हम ये जो पोर्शन है ना, इसका मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने पहली बात आपको बताई कि जो कॉर्निया है वो जहाँ पे अल्सर होगा वो रीजन कैसा हो जाएगा, ग्रे वाइट कलर का हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ग्रे वाइट, ओके। दूसरी पॉइंट क्या बता रहा हूँ, हाइपरीमिया हो जाएगी। देखो पूरा एरिया जो है कंजेस्टेड है, पूरे एरिया में हाइपरीमिया है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है और ब्लड वेजल्स कंजेस्टेड हैं। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, एंटीरियर यूवियाइटिस। अब इन्फेक्शन कॉर्निया से निकल के यूविया में चला गया है, एंटीरियर पार्ट ऑफ यूविया यानी कि सिलियरी बॉडी और आयरस को इन्वॉल्व कर लिया है। चौथी चीज़ ब्लेफारोस्पाज्म, यानी कि जो आई लिड है उसका स्पैज्म हो जाएगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले बताया कि एक्टिव स्टेज में अल्सर बनता है, कैसे बनता है, नेक्रोटिक टिश्यू स्लफ ऑफ करता है, जिसकी वजह से पीछे एक खड्डा बन जाता है, अल्सर बन जाता है। फिर यहाँ पे इस पोर्शन में आया, मैंने बताया आपको अल्सर की शेप कैसी होती है, अपीयरेंस कैसी होती है, ग्रे वाइट होती है, हाइपरीमिया मिलेगी आपको, ठीक है।
और उसके अलावा एंटीरियर यूवीआइटिस इन्फेक्शन, जब यूविया में चला जाए, इन्फेक्शन जब लिड में आ जाए, आई लिड में, तो ब्लेफारोस्पैज्म हो जाएगा। उसके अलावा जो बेटा पेशेंट की कंप्लेन होगी वो पेन होगा आई में, फोटोफोबिया, लेक्रीमेशन, ये सारी वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी बातें, ठीक है। पेन, फोटोफोबिया, लेक्रीमेशन, डिक्रीज विजन, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ख़तरनाक था और अल्सर की लोकेशन क्या है, उस हिसाब से कितना दर्द होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। फोटोफोबिया, लेक्रीमेशन, डिक्रीज इन विजन, खास करके विजन कितना अफेक्ट होगा डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है अल्सर की। अगर देखो ना अल्सर बिल्कुल ये सेंटर पे है, इतना बड़ा अल्सर है, तो पूरा विजन अफेक्ट होगा, क्योंकि जो विजन आपका जो मेन कॉर्निया जो कि लाइट को पास करता है, उसके सेंटर में इतना बड़ा अल्सर होगा तो लाइट पास ही नहीं होगी, और जब लाइट पास नहीं होगी तो डिक्रीज विजन होगा। और अगर यही अल्सर इधर पेरीफ्री में होता, साइड में होता, तो लाइट सेंटर से पास हो जाती है और विजन इतना अफेक्ट नहीं होता। तो लोकेशन ऑफ अल्सर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसके बाद मैं तीसरी चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें, हाइपोपायोन। हाइपोपायोन इज द कलेक्शन ऑफ पस इन द एंटीरियर चेम्बर, ठीक है, और दिस इज़ द फ्रीक्वेंट फाइंडिंग ऑफ द अग्रेसिव अल्सर। अब मैं आप लोगों के लिए अगर बात को थोड़ा सा आसान करूँ तो आप यहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले क्या हुआ, एक हुई इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज। इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या हुआ, बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया इंटर हुआ, और इससे क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, और ये हो गई आपकी सिंपल केराटाइटिस, सही है, सिंपल केराटाइटिस हो गई। उसके बाद आई एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में क्या हुआ, अल्सर बन गया, ठीक है, ऐसे ही हुआ, सिंपल आपका कॉर्नियल अल्सर बन गया। अब इसी एक्टिव स्टेज के अंदर अगर ये ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए और आपके उसको आयरिस को और सिलियरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर ले, दैट इज़ द आइरिडोसाइक्लाइटिस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोपायोन अल्सर बन जाएगा। यानी कि ये अल्सर तो होगा अपनी जगह पे, लेकिन साथ में नीचे पस भी कलेक्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोपायोन अल्सर, ठीक है। अल्सर वाज इनिशियली द इन्फेक्शन वाज लिमिटेड टू द कॉर्निया, बट लेटर इट गॉट अग्रेसिव and the infection went out from the cornea to the iris and the ciliary body, produced the iridocyclitis, जिसकी वजह से पस बना, एक्सुडेट बना और हाइपोपायोन बन गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉर्निया का अल्सर मौजूद है, इसके नीचे आपको ये पस जमा हुई हुई दिख रही है बेटा, ये देखो ये डिस्क शेप जो पस है एंटीरियर चेम्बर के फ्लोर में, दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आयरिस एंड द सिलियरी बॉडी। तो there is the hypopyon, there is a collection of the pus in the anterior chamber in case of aggressive ulcer, ठीक है। and this ulcer, the corneal ulcer progresses laterally and in the deeper layers of the cornea। दोबारा रिकैप करते हैं क्विकली। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, बैक्टीरिया अंदर आया, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, सिंपल केराटाइटिस हो गई। उसके बाद आई एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में क्या हुआ, जो इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिश्यू था वो स्लफ ऑफ हो गया, जड़ गया, तो नीचे खड्डा बन गया, अल्सर बन गया, ठीक है। अल्सर के साथ पेशेंट आएगा, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पेन है, फोटोफोबिया है, लेक्रीमेशन है, ब्लीफारोस्पैज्म होता है, इन्फेक्शन यूविया के पास जाता है तो यूवियाइटिस होती है। एंटीरियर यूविया में क्या आता है, आयरिस और सिलियरी बॉडी आती है, और जब आयरिस और सिलियरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोपायोन बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्सर भी है, नीचे एक्सुडेट भी जमा है, तो इसको हम हाइपोपायोन अल्सर कहते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो इतना रिकेप करने के बाद आई होप आप समझ आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए नाउ आफ्टर द एक्टिव स्टेज कम्स द रिग्रेसिव स्टेज। रिग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, इट इज़ द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर ज़रूरी नहीं है ह्यूमन बॉडी, आप ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हो, इससे क्या होता है कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कंडीशन जो है वो रिग्रेस करने लग जाती है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो यहाँ पिक्चर्स में आपको समझाता हूँ। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाती है, देखो पहले अल्सर इतना बड़ा था, ठीक है, अब ये अल्सर रिड्यूस होके इतना सा रह गया, और आपको ये लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रही है, ये पूरा अल्सर है जो रह गया है। देखो इतना बड़ा अल्सर था, वो रिग्रेस होके सिर्फ इतना सा रह गया है, और ये लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रही है आपको, ये लाइन ऑफ डिमार्केशन, ये अल्सर है ग्रीन वाला, ये आपको दिख रही है डिमार्केशन लाइन, ये सराउंडिंग में हेल्दी और हील्ड कॉर्निया है, यहाँ पे अल्सर था और ये अब हील्ड हो चुका है। सो क्या होता है बेटा, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनती है जो कि ल्यूकोसाइट्स की होती है अराउंड द अल्सरेटेड एरिया। रिमेनिंग कॉर्निया जो होती है बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है, हील हो चुकी है। तो ये है बेटा आपका अल्सर वाला पोर्शन, पहले इतना बड़ा अल्सर था, अब छोटा होके इतना सा रह गया है, रिग्रेस हो गया है, जाहिर सी बात है आपका इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये वाला हिस्सा हील हो चुका है। इस अल्सर ये छोटा सा रह गया है, इसको डिमार्केशन लाइन है इसके अराउंड, ये
और ये जो डिमार्केशन लाइन है वो एक्चुअली लीकोसाइट्स की बनी हुई है, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है साइकेट्राइजिंग स्टेज। साइकेट्राइजिंग स्टेज में क्या होता है, हीलिंग अकर्स बाय द प्रोग्रेसिव एपिथेलियलाइजेशन ऑफ द अल्सर, और बाद में स्कारिंग हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो छोटा सा हिस्सा रह गया ना बेटा अल्सर का, बाकी तो पोर्शन सारा हील कर गया है, ये कॉर्निया पूरी हील कर गई है, लेकिन ये जो छोटा सा पोर्शन रह गया है ना अल्सर का, लास्ट स्टेज में क्या होता है, इसकी स्कैरिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कोलेजन जमा हो जाता है, कोलेजन प्रोड्यूसिंग केराटोसाइट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और जितना गहरा अल्सर होगा उतनी ज़्यादा स्कैरिंग होगी, जितना साइज़ ऑफ अल्सर ज़्यादा होगा, जितना डेप्थ ऑफ अल्सर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्कैरिंग होगी। थर्ड स्टेज में अल्सर रिग्रेस हुआ था, बहुत सारा हिस्सा अल्सर का ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में जो है छोटा सा पोर्शन रहेगा, जिसके आसपास जो है ना ये डिमार्केशन लाइन है लीकोसाइट्स की। आखिरी स्टेज साइकेट्राइजिंग स्टेज में क्या होगा, जो पोर्शन रह गया है इस अल्सर का, इसकी स्कैरिंग हो जाएगी, इसमें कोलेजन प्रोड्यूसिंग केराटोसाइट्स जमा हो जाएंगे, जो कोलेजन भरपूर देते रहेंगे, और कोलेजन फिब्रिल्स इसको जमा हो जाएंगे, और फाइब्रस स्कैरिंग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो ये था आपका बैक्टीरियल अल्सर। अब इस बैक्टीरियल अल्सर के मैं प्रेजेंटेशन बताऊं, जनरल प्रेजेंटेशन तो आपको पता है बेटा, वही पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पीछे मैंने बताया था पेन होता है पेशेंट को अल्सर के केस में, केराटाइटिस के केस में ब्लड विजन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेडनेस और हेलोस नज़र आते हैं। बताता हूँ क्या होते हैं। पेन कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के केस में होता है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्नियल नर्व्स। मैंने बताया था बेटा कि जो कॉर्निया होती है वो डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू होता है आपकी पूरी बॉडी का, है ना, पूरी बॉडी का डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू है, और अगर ऐसे डेंसली इनर्वेटेड टिश्यू के अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन तो होगा, ठीक है। ना सिर्फ कॉर्नियल नर्व्स की वजह से, बल्कि स्पैज़म ऑफ द सीलियरी बॉडी और पीछे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से भी पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर में पेन होता है। ब्लड विजन ड्यू टू द अल्सरेशन एंड एडिमा ऑफ द कॉर्निया। जाहिर सी बात है बेटा, कॉर्निया अगर अल्सरेटेड हो गया तो अब यहाँ से लाइट तो पास नहीं हो सकती, और दूसरी बात के पीछे जो कॉर्निया की दूसरी लेयर्स हैं उसमें एडिमा हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है, तो लाइट पास नहीं हो सकती प्रॉपरली, और विजन जो है ब्लर हो जाता है, ठीक है। लैक्रिमेशन होती है, ऐसे तो कभी माउथ में बेटा इन्फेक्शन हो जाए तो भी लेके सलाइवेशन बढ़ जाती है, उस लेयन को लुब्रिकेट आउट करने के लिए, उस लेयन को वॉश आउट करने के लिए। तो इसी तरीके से कॉर्निया में लेयन है, अल्सर है, तो लैक्रिमेशन बढ़ जाती है, ये रिफ्लेक्स फिनोमेना है। फोटोफोबिया, क्योंकि लाइट की सेंसिटिविटी, अगर आपके कॉर्निया में अल्सर है तो लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यू बिकम वेरी मच सेंसिटिव टू लाइट। हल्की सी लाइट भी आंखों में लगती है तो वो चुभने लगती है। एंड देयर इज अ रेडनेस ऑफ द आई ड्यू टू द कंजेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स। वैसे कॉर्निया एवस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्फ्लेमेशन इतनी शदीद होती है, इतना अल्सर जो होता है, तो उसकी वजह से ब्लड वेजल्स बनने लगती हैं और उसमें कंजेशन होती है। हेलोज होते हैं कॉर्नियल एडिमा की वजह से, सब पेशेंट में नहीं, लेकिन कुछ कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट होते हैं जो कि हेलोज की भी कंप्लेन करते हैं। आपको पता है बेटा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, पानी तो जमा होगा, एडिमा तो जमा होगा आपके कॉर्निया के अंदर, तो उसकी वजह से हेलोज, यानी कि अगर आप लाइट फोकस पे देखोगे ना, कहीं भी आपके घर में कोई लाइट लेट सपोज रूम में लगी हुई है तो आप उसको देखें, तो आपको ऐसा नहीं होता कि उस लाइट, वाइट लाइट के अराउंड एक रेम्बो सा पैटर्न, गोल हेलोस नज़र आते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर अल्सर का पेशेंट है, कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट, वो भी सारे नहीं, कुछ में, कि लाइट के अराउंड आपको हेलोस, गोल हेलोस नज़र आते हैं। अगर ये आपका बल्ब है या वॉट एवर दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, इसके अराउंड आपको हेलोस, गोल गोल रेम्बो लाइक पैटर्न में हेलोस नज़र आते हैं, सही है। इस तरीके से दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। अच्छा, साइंस क्या लेकर आएगा, विजन रिड्यूस हो जाएगा। देखो, ब्लड विजन इज़ द सिम्टम, रिडक्शन इन द विजन इज़ द साइन, और एडिमेटस लिड्स, क्यों लिड्स के एडिमा क्यों हो जाएगा, क्यों मैंने बताया था एक्टिव स्टेज के अंदर कि जो इन्फेक्शन है वो कॉर्निया से निकल के आपके ब्लीफारोस्पाज्म कराता है, यानी कि आईलिड को भी इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन जो है पीछे जाता है, एंटीरियर यूवीआइटिस कराता है, यानी कि आइरिस और सीलियरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, तो लिड्स को भी इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से लिड्स का एडिमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये बहुत अच्छी पिक्चर है, पहले ये पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं ज़रा, लेकिन चलें इसको यहाँ से देख लेते हैं क्विकली। अब देखो, ये एक एक्टिव अल्सर की पिक्चर है, ठीक है। ये तो रिग्रेसिव स्टेज से ना, इसको छोड़ दो, ये तो हमने डिस्कस कर ली। ये एक्टिव अल्सर है। अब देखो, ये ग्रे वाइट सा एरिया है, ग्रे वाइट कम ग्रीन वाइट ज़्यादा लग रहा है। अब ये पूरा अल्सरेटेड एरिया है, सही है, ये पूरा अल्सरेटेड एरिया है। और इसके अंदर आप देखो,
ये हाइपोपायोन, इसका क्या मतलब है कि इन्फेक्शन सिर्फ यहाँ तक मौजूद नहीं है, पीछे आयरिडोसाइक्लाइटिस भी हो चुकी है, यानी कि एंटीरियर यूवीआइटिस भी होती है। जब भी एंटीरियर यूवीआइटिस बोलूँ, जब भी एंटीरियर यूवीआइटिस बोलूँ तो मतलब आयरिडोसाइक्लाइटिस मेरे कहने का मतलब है। आयरिडोसाइक्लाइटिस मतलब आयरिस और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन। तो इन्फेक्शन कॉर्नियल अल्सर के हद तक था, उसके बाद पीछे गया, एंटीरियर यूवीआइटिस कराई, आयरिस यूवी और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से ये पस बना, एक्सुडेट बना, जिसको हम हाइपोपायोन कहते हैं। और आईलिड्स आपको जो है एडिमेटस मिलेंगी, और कंजेशन तो ज़ाहिर सी बात है सीलियरी कंजेशन मिलेगी, क्योंकि सीलियरी बॉडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ओके। कुछ और साइंस बेटा, कंजक्टाइवा रेड और कंजेस्टेड हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्निया से आगे कंजक्टाइवा होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। लिम्बस पे सीलियरी कंजेशन मिलेगी, देखो ये आपकी कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये लिम्बल रीजन होता है बीच में, उस पर आपको कंजेशन मिलेगी ब्लड वेजल्स की। डिस्चार्ज हो सकता है, और प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पस डिस्चार्ज आता है। पर्टिकुलरली कॉर्निया के फाइंडिंग्स की बात करें, पर्टिकुलरली कॉर्निया के, अभी तो हमने कहा कि ओके विजन रिड्यूस हो जाएगा, लिड्स में एडिमा होगा, कंजक्टाइवा इन्वॉल्व होगा, लिम्बस इन्वॉल्व होगा। अरे भाई कॉर्निया कहाँ है? कॉर्निया के अंदर क्या साइंस मिलेंगी? एक तो बीच में अल्सरेटेड एरिया होगा, ठीक है, ग्रे वाइट कलर का, येलो वाइट कलर का, सही है। और कॉर्निया सराउंडिंग द अल्सर इज़ हेजी, ये देख रहे हो आप, ये अगर आपका पूरा अल्सर है, ये आपका अल्सर है पूरा, तो जो कॉर्निया इस अल्सर को सराउंड कर रही है वो भी हेजी हो गई है, ठीक है। Cornea surrounding the ulcer is hazy due to the edema and the infiltration of the inflammatory cells, ठीक है। And the corneal stain is active ulcerated area of the cornea। जब हम स्टेन करते हैं ना, जो हिस्सा स्टेन को उठाता है, डाई को उठाता है, वो एक्चुअली एक्टिव अल्सरेटेड एरिया होता है, पूरा कॉर्निया पिक नहीं करता। अगर ये आपका पूरा कॉर्निया है ना, अगर हमको इसको स्टेन करें कोई डाई दे के, तो जो एक्टिव अल्सरेटेड एरिया होगा ना, उसमें एक कलर आएगा, देखो येलो कलर का। लेकिन जो बाकी कॉर्निया है उसने कलर पिक नहीं किया, सिर्फ एक्टिव अल्सरेटेड एरिया ने कलर को पिक किया है। तो कॉर्निया के अंदर क्या फाइंडिंग्स है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में? एक तो आपको अल्सर मिलेगा, हेजी कॉर्निया होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है और एडिमा है। उसके अलावा कॉर्नियल स्टेन इज़ ओनली इन द एक्टिव अल्सरेटेड एरिया ऑफ द कॉर्निया। और कौन सा डाई यूज़ करते हैं? 2% फ्लोरेसेंट डाई, एंड दिस इज द पैथोगनोमिक साइन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। जब आप कॉर्निया को सॉरी जब आप कॉर्निया को डाई करते हो, 2% फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाला जो एक्टिव अल्सरेटेड एरिया होता है ना, उसमें डाई आ जाता है, देखो ये येलो कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का। लेकिन जो रिमेनिंग नॉर्मल जो कॉर्निया का पोर्शन होता है ना, जो कि बिल्कुल हेजी हो गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन उसमें अल्सर तो नहीं है ना, सिर्फ अल्सरेटेड पोर्शन में ये जो ना 2% फ्लोरेसेंट डाई पिक होता है, बाकी एरिया में नहीं होता। दिस इज द पैथोगनोमिक साइन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, इसको जहन में ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि एंटीरियर चेंबर के अंदर एक्सुडेट आ जाता है, इसको हम हाइपोपायोन कहते हैं। हाइपोपायोन को हम स्टेराइल पस भी कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, क्यों बनता है हाइपोपायोन कॉर्नियल अल्सर में? कॉर्निया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूविया। कौन सा यूविया? एंटीरियर यूविया। आयरिडोसाइक्लाइटिस जब होती है, आयरिस और सीलियरी बॉडी की जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो यह हाइपोपायोन बनता है, एक्सुडेट बनता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल पस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इस पस के अंदर ज़ाहिर है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन द नेटवर्क ऑफ द फिब्रिन, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं एक्चुअली, और साथ में फिब्रिन भी होता है, कुछ इस तरीके से ये आपके हाइपोपायोन होता है, ठीक है बच्चों। आयरिस सीलियरी बॉडी की बात करें तो उसमें आयरिडोसाइक्लाइटिस होता है, ठीक है। क्यों होता है? फाइनली टॉक्सिन्स एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज फ्रॉम द अल्सरेटेड एरिया। कॉर्निया में अल्सर है, वहाँ से टॉक्सिन निकलेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकलेंगे, वो जाके आयरिस को, सीलियरी बॉडी को पकड़ेंगे, आयरिस सीलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होगी, आयरिडोसाइक्लाइटिस होगी, जिसकी वजह से एक्सुडेट बनेगा, वहाँ से वो एक्सुडेट आके यहाँ जमा हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका हाइपोपायोन, ठीक है, इस तरीके से। एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर में भी रेज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्लाउकोमा। अब आपको पता है बेटा, ये देखें, अगर इसी पिक्चर को मैं दिखाऊँ, यहाँ पे बन चुका है अल्सर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये अल्सर बन चुका है। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होगा वो सारा यहाँ पे जमा होगा, है ना। जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जमा होगा, तो ये जो एंगल है जहाँ पे एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है, वो इस एक्सुडेट की वजह से ब्लॉक हो जाएगी।
तो जब एंगल ब्लॉक हो जाएगी तो आपका एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं होगा और पीछे जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये जो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा है वो किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से बढ़ा है ना, यानी कि प्रॉब्लम तो कॉर्निया के अंदर थी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बना और वो एंगल ब्लॉक हो गई, तो ड्रेन नहीं हो पा रहा एक्वस ह्यूमर, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ गया, तो इसको हम सेकेंडरी ग्लाउकोमा कहते हैं क्योंकि द प्रॉब्लम वाज इन द कॉर्निया। ठीक है इस तरीके से। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब इसके बाद में इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ।